सो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इंफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स लिखो, डेटा के एट्रीब्यूट्स लिखो या इंफॉर्मेशन सिस्टम के एट्रीब्यूट्स लिखो, यानी कि हमें उसकी विशेषताएं बतानी है कि हमारा जो डेटा है या फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन है या फिर हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। तो हमें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारी इंफॉर्मेशन कैसे हो। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। सबसे पहले है एक्यूरेट। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्यूरेट। एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही, जिसमें कोई एरर ना हो। दूसरा है कंप्लीट। कंप्लीट यानी कि पूर्ण, एकदम पूरी होनी चाहिए, कुछ भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी क्या है? इकोनॉमिकल। जब हम जनरल लैंग्वेज में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इकोनॉमिकल का मीनिंग होता है कि ये सस्ती है। यहाँ पर हम सस्ती नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम सिंपल इसका मीनिंग ये समझेंगे कि जितनी उसकी कीमत है, जितनी इंफॉर्मेशन की कीमत है उतनी वो काम भी आनी चाहिए, तो उस हिसाब से उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिकल। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी कि मल्टीपर्पज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा काम के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट इज रिलायबल। रिलायबल यानी कि आप उसके ऊपर विश्वास कर सको। हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत रिलायबल है, तो मतलब आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है आप उसके ऊपर रिलाई कर सको। रिलाई यानी कि विश्वास कर सको। नेक्स्ट इज रिलेवेंट। रिलेवेंट यानी कि आपके काम की होनी चाहिए। अगर आपके काम की नहीं है इन्फॉर्मेशन और आपको कोई दे रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट इज सिंपल। सिंपल यानी कि जब आप उसे रीड करो या देखो आपको समझने में वो बहुत आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टाइमली। टाइमली यानी कि समय पर मिल जाए। समय पर मिलनी बहुत ज़रूरी है, अगर समय पर नहीं मिलती है तो बहुत दिक्कत कर सकती है ये। और नेक्स्ट है अप टू डेटेडनेस। अप टू डेट का मतलब होता है जैसे कोई कोई स्टूडेंट क्लास में होता है ना, एकदम अप टू डेट होकर बैठता है। अप टू डेट का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि उसको अभी लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी उसको नॉलेज है। तो अप टू डेट का अगर हम इंफॉर्मेशन के रिलेटेड बात करें, अप टू डेटेडनेस का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो उस समय तक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट इज फॉर्मेट क्लैरिटी। जो आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन का, लंबे चौड़े पैराग्राफ काम नहीं आते, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों या फिर टेबल के फॉर्मेट में हो या फिर फिगर्स के फॉर्मेट में हो, प्रॉपर कॉलम्स और रोज बने हुए हों, तो फिर समझ में आ जाती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है नो डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट का मतलब आप समझते हो, रिडंडेंट नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, भाई पहले भी थी अभी फिर से मिल गई, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। नेक्स्ट इज वेरीफाइबल, यानी कि जहां से इंफॉर्मेशन मिली है आप उसके सोर्स से वेरीफाई कर सको कि ये इंफॉर्मेशन सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सेसिबल। एक्सेसिबल यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति को जरूरत है वो इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए। और लास्ट है सिक्योर, यानी कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज्ड लोगों से बचाना है। एक्सेसिबल यानी कि ऑथोराइज्ड पर्सन को परमिशन देनी है, और सिक्योर यानी कि अनऑथोराइज्ड पर्सन से हमें उसे बचाना है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज एरर फ्री, यानी कि उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ एक दिन के 25 घंटे, एक दिन के 25 घंटे, तो क्या ये एक्यूरेट है? नहीं, दिस इज नॉट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होते, एक्चुअली तो 24 घंटे भी नहीं होते, 23 घंटे और 56 मिनट होते हैं। और अभी तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि अर्थ की घूमने की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो रही है, तो वो और स्लो हो जाएगा, यानी कि टाइम और थोड़ा कम हो जाएगा। सो इन सम केसेस inaccurate information is generated because inaccurate data is input or inaccurate transformation process is done. This is called as garbage in garbage out. कई बार आपने देखा होगा कि हम इनपुट ही गलत देते हैं, या फिर आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपने इनपुट सही दिया है लेकिन प्रोसेस गलत हो गई। तो जब आप इनपुट गलत देते हैं या फिर आपकी प्रोसेसिंग में गड़बड़ होती है तो उस चीज को कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर इनपुट गलत दिया जाएगा तो आउटपुट भी गलत मिलेगा, या फिर अगर प्रोसेसिंग में भी गड़बड़ हो रही है तो भी आउटपुट आपको गलत मिलेगा। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कब जनरेट होती है? जब आप इनपुट इनएक्यूरेट दे रहे हो या फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी इनएक्यूरेट हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स। आपकी जो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है उसमें कोई मिस्टेक या एरर नहीं होने चाहिए। एरर फ्री, हम उसे कहते हैं एरर फ्री होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इट इज क्लियर
एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ डेटा ऑन विच इट इज बेस्ड। वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, देखकर ही समझ में आ जाए और जिस काम के लिए है उसका मीनिंग अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट इज कंप्लीट। कंप्लीट यानी कि पूर्ण, बिल्कुल पूरी, भरपूर, कहीं पर भी कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। इनकम्प्लीट यानी कि मिसिंग है और कंप्लीट यानी कि बिल्कुल पूरी है। तो कंप्लीट का मीनिंग क्या है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट। जिस फैक्ट की जरूरत है, फैक्ट यानी कि डेटा, तो जिस फैक्ट की जरूरत है वो रॉ फैक्ट यानी कि वो सभी का सभी डेटा बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कवर्स ऑल द की इश्यूज। जितने भी की यानी कि इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसको कवर करना चाहिए। कोई भी चीज ओमिट नहीं करनी है। ओमिट मतलब समझते हो, किसी किसी चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे एग्जाम में आपको कोई चीज नहीं पसंद है, आपको नहीं समझ में आती है, तो आप उसको ओमिट कर देते हो। जनरली स्कूल्स में ऐसा होता था कि ओमिट दिस टॉपिक। तो ऐसे इंपॉर्टेंट की इश्यूज का आप ओमिट नहीं कर सकते। इट इज सफिशिएंट एट हैंड विदाउट क्रिटिकल ओमिशंस। क्रिटिकल ओमिशंस यानी कि जो काम की चीजें हैं आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इफ द बॉडी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट इट इज मोर एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन। कभी कभी इंफॉर्मेशन की हेडिंग बहुत सिंपल होती है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर हेडिंग में कंप्लीट, लेकिन ये सब लिखने के लिए काफी सारा सोचना पड़ता है। यानी कि द बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव टू डेवलप। जैसे अगर आपको कोई बोला जाए कि किसी टॉपिक के बारे में लिखो, उसे इलैबोरेट करो, तो उसके बारे में आपको काफी सोचना पड़ेगा। सो इट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन। सो द मीनिंग ऑफ एक्यूरेट इज कंप्लीट, मीनिंग ऑफ कंप्लीट इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है कि जिस काम के लिए आपने उस इंफॉर्मेशन को जनरेट किया है वो काम के हिसाब से उसकी कीमत भी होनी चाहिए। जैसे देखते हैं, अभी एग्जांपल आपको बताएंगे सर। इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू जनरेट। डिसीजन मेकर्स ऑलवेज बैलेंस द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन विद द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। सिंपल एग्जांपल अज्यूम करो, अगर कोई डिसीजन मेकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का मैनेजर है, वो बोलता है कि प्रीवियस मंथ में यानी कि दिसंबर 2020 में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ, ये इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। किसी कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है, फॉर एग्जांपल वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लास्ट मंथ में दिसंबर 2020 में कितने बिस्किट्स मैन्युफैक्चर हुए उसकी डिटेल मुझे चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है, इस काम को करने के लिए एक व्यक्ति को बोला जाएगा, प्रोडक्शन हेड को। वो बताएगा, पूरी की पूरी डे वाइज रिपोर्ट निकालेगा और ये रिपोर्ट निकाल के मैनेजर को दे देगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है 50 एम्प्लॉइज को और बोलता है कि मैं तुमको है ना 10-10 हजार रुपए दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दो, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हर एक एम्प्लॉय को 10-10 हजार रुपए देने की जरूरत है? आपको लगता है इतनी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इतनी कीमत देने की जरूरत है? नहीं है। ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि डेली जितना प्रोडक्शन मेंटेन करके रखा होगा वो हर एक डे वाइज अगर निकाल दिया जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन पूरे मंथ का बहुत आसानी से मिल सकता है। तो डिसीजन मेकर्स इसका एक प्रॉपर बैलेंस लेकर के चलते हैं कि जो इंफॉर्मेशन की वैल्यू है वो उस हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इंफॉर्मेशन शुड बी मल्टीपर्पस। आप सभी को पिज्जा और बर्गर बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो भी खाना तो आता होगा। तो पिज्जा और बर्गर में कुछ चीजें बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, आप सभी को मालूम होगा। क्या क्या इस्तेमाल होता है? ब्रेड, बटर। ब्रेड अलग अलग प्रकार का यूज होगा भले, लेकिन बटर काम में आएगा। केचप, ग्रीन चटनी यूज करते हैं कुछ लोग यूज करते हैं। चीज, सबके मुंह पे पहले ही चीज आता है, चीज तो होना ही चाहिए। फिर उसमें कैबेज इस्तेमाल लगेगी, कैबेज का काम आएगा। बहुत सारी कुछ चीजें कॉमन होती है, लेकिन कुछ मटेरियल, कुछ इंग्रेडिएंट्स हम चेंज कर देते हैं। तो जो मटेरियल आप मल्टीपल चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो मटेरियल क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है वो मल्टीपर्पस होनी चाहिए, यानी कि एक ही इंफॉर्मेशन को आप एक से ज्यादा काम में इस्तेमाल कर सको, एक ही इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा काम में इस्तेमाल किया जा सके। मतलब ये फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देते हैं। सपोज हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है। आप अज्यूम करो कि डी मार्ट के अंदर जो आपको सामने सामान दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल 100 सिंथोल के साबुन पड़े हैं, लेकिन स्टॉक में फॉर एग्जाम्पल 1000 पड़े हैं ऑन हैंड। इसको बोलते हैं स्टॉक ऑन हैंड, यानी कि इन्वेंट्री ऑन हैंड। और ये एग्जांपल बार बार आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। डी मार्ट के अंदर आप अज्यूम करो कि 100 सोप्स पहले से रखे हुए हैं उन लोगों ने सामने डिस्प्ले में, लेकिन 1000 उनके पास स्टॉक के अंदर पड़े हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। अब ये इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करेगा? पहला देखो,
पहला व्यक्ति है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये इंफॉर्मेशन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बहुत काम में आएगी, क्या डिसाइड करने के लिए, क्लोजिंग सेल डिसाइड करने के लिए। हो सकता है कि सिंथोल साबुन के ऊपर उन लोगों को सेल चलानी हो, तो इतने सारे हैं, जब बल्क ऑफ सोप्स अवेलेबल हैं तो वो सेल कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर अज्यूम करो कि स्टॉक में सपोज साबुन ही खत्म हो गए तो वो सेल को बंद कर देंगे, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ये इंफॉर्मेशन काम लगेगी। दूसरा व्यक्ति कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। उसको ये इंफॉर्मेशन कैसे काम लगेगी, देखो, ही विल डिटरमाइन वेदर मोर इन्वेंट्री इज नीडेड। उसको पता चलेगा ना कि अभी यहाँ पर सपोज 100 साबुन अवेलेबल है और स्टॉक में हमारे पास सिर्फ 20 बचे हैं, तो वो क्या करेगा, ज्यादा इन्वेंट्री के लिए डिमांड कर देगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि 100 सामने पड़े हैं और इन्वेंट्री में अभी हमारे पास 900 और पड़े हैं, तो क्या उसके लिए एक्स्ट्रा वो रिक्वेस्ट भेजेगा, वो उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, क्योंकि उतने काफी हैं। और तीसरा व्यक्ति कौन है, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि एग्जीक्यूटिव यानी कि एम्प्लॉय। तो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव को ये इंफॉर्मेशन कैसे काम लगेगी, टू नो द टोटल अमाउंट द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्री। उसको ये इंफॉर्मेशन इस तरह से काम लगेगी, वो जान सकेगा कि कितना पैसा कंपनी ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल डी मार्ट ने सोप के अंदर लगा दिया, कितना इन्वेस्ट किया। तो ये एक ही इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन, स्टॉक ऑफ सिंथोल सोप। ये किस किस ने इस्तेमाल की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने, प्रोडक्शन मैनेजर ने और फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव ने। तो एक ही इंफॉर्मेशन जब मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल होती है तो हम क्या कहते हैं, द इंफॉर्मेशन इज फ्लेक्सिबल, मीन्स इट इज मल्टीपर्पज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज रिलायबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबल, जब आप उसके ऊपर विश्वास कर सको। कभी कभी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति विश्वास करने लायक नहीं है, हम कहते हैं ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन, डोंट रिलाई ऑन हिम। रिलाई यानी कि विश्वास मत करो। तो इंफॉर्मेशन तब रिलायबल होती है जब आप उसके ऊपर बिलीव कर सको। रिलायबिलिटी से हमें इंफॉर्मेशन की परफॉर्मेंस भी मिलती है, परफॉर्मेंस यानी कि वो कैसा काम करेगी। रिलायबल इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड और सोर्स फ्रॉम वेयर द डेटा इज कलेक्टेड। हमने एक टॉपिक देखा था, यहां पर याद करो, हमने इसके अंदर देखा था डेटा को अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में रीडिंग करके, ऑब्जर्व करके, रीडिंग यानी कि पढ़ करके, ऑब्जर्व यानी कि ध्यान दे करके, काउंट करके, मेजर करके, वेट यानी कि वजन करके, ये अलग अलग डेटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपने कैसे डेटा को कलेक्ट किया है और कहां से कलेक्ट किया है, कहां से माना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली है। सो डेटा कलेक्शन मेथड और सोर्स फ्रॉम वेयर द डेटा इज कलेक्टेड, तो ये उस हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी दर्शाता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक रूमर, रूमर मतलब समझते हो, अफवाह। रूमर का मतलब होता है अफवाह। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स अफवाह फैलाते हैं, तने खबर छे हमारा पेपर्स ने कॉलेज में चेक थवाना छे, एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी में चेक नो थाय। ये किसी ने बोल दिया, दूसरे को बोल दिया, उसने बोला मैं सिर्फ तेरे को बता रहा हूं, तो तीसरे को मत बताना, तो चौथे को मत बताना। लेकिन फ्रेंड्स तो आपस में एक दूसरे को बताते जाते हैं। तो ये जो न्यूज होती है ना, ये रूमर कहलाता है। रूमर यानी कि अफवाह। अब अफवाह के ऊपर लोग विश्वास कर लेते हैं। तो यहां पर एक रूमर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ रूमर फ्रॉम एन अननोन सोर्स दैट ऑयल प्राइस माइट गो अप मे नॉट बी रिलायबल। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, તમને ખબર છે ઓઇલના દામ વધવાના છે, पेट्रोल અને डीजलના दाम 150 रुपया થઈ जैसे, तो ये एक रूमर है। ना आपने न्यूज में सुना, ना आपको किसी पॉलिटिशियन ने बोला, ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन आपने रीड की, खाली बोला, 2 3 10 15 लोगों को बोल दिया और ऐसे ही जो है अफवाह फैला दी। तो आप क्या कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है। रिलायबल इंफॉर्मेशन कभी भी रूमर नहीं फैलाती, रूमर यानी कि अफवाह नहीं फैलाती। नेक्स्ट क्या है, रिलेवेंट। रिलेवेंट यानी कि आपके काम की होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है तो वो किसी भी काम की नहीं है, बोलते हैं न काम नो छे, किसी किसी के लिए बोलते हैं ना ये न काम नो छे। तो रिलेवेंट यानी कि आपके काम की होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट टू द वर्क दैट इज बीइंग डन। जो कार्य हो रहा है उसके हिसाब से वो रिलेवेंट होनी चाहिए। Relevant information is important to the decision makers and irrelevant information is simply ignored by them. जो रिलेवेंट होती है, जो काम की होती है, वो डिसीजन मेकर ले लेते हैं, और जो काम की नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, इररिलेवेंट। उसको वो लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा, कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर दास जी का एक दोहा है, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कि जो काम का होता है, सार होता है, उसको गह लो, यानी कि उसको कैच कर लो, और जो आपके काम का नहीं है, थोथा माल है, बेकार है, उसको आप उड़ा दो। तो जो आपके काम का है उसको गह लो, यानी कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसको डिसीजन मेकर्स काम में लगा लेते हैं।
जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं होती, इररिलेवेंट होती है, उसको सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है. सो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रैक्ट्स द डिसीजन मेकर फ्रॉम द असाइंड टास्क. क्या दिक्कत होती है कि जब इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट होती है ना, यानी कि काम की नहीं होती, तो वो व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करती है. डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाती है. जो उसको काम दिया जाता है ना, उससे उसका ध्यान भटक जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है. ऑल्सो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन फ्रस्ट्रेट्स द डिसीजन मेकर. कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको समझाते जाते हैं, तो उससे आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है. फ्रस्ट्रेट यानी कि जैसे गुस्सा आ जाता है और वो करने लगता है. तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी कभी कभी काम नहीं होती, काम की नहीं होती. अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है रिलेवेंसी का, रिलेवेंट का एग्जाम्पल. इंफॉर्मेशन दैट प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स माइट ड्रॉप मे नॉट बी रिलेवेंट टू अ कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरर. एक सीधी सी बात है, जो व्यक्ति कंप्यूटर चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे कि इंटेल की कंपनी क्या बनाती है, प्रोसेसर डिजाइन करती है ना, उसको सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उससे कोई लेना देना है? प्रोसेसर के अंदर सब्जी डालेगा? इंटेल की कंपनी वाले प्रोसेसर के अंदर कभी शाक भाजी डालते हैं? नहीं डालते. तो इंटेल कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर को, इंटेल कंपनी के प्रोसेसर के मैन्युफैक्चरर को सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उससे लेना देना कोई नहीं है, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन क्या है, इररिलेवेंट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज सिंपल. सिंपल यानी कि आप जब उसको देखो तो आपको वो समझ में आनी चाहिए. इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी ओवरली कॉम्प्लेक्स. ओवरली यानी कि बहुत ज्यादा. सोफिस्टिकेटेड एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में नॉट बी नीडेड. कई बार ऐसा भी होता है कि सोफिस्टिकेटेड यानी कि एकदम फॉर्मल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट में कहा जाए तो कई बार वो समझ में आ जाता है. और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी कई बार काम की नहीं होती. बड़े लंबे चौड़े पैराग्राफ्स और इतना सारा कंटेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है. जैसे इसके लिए अगर एक सिंपल शब्दों में कहें तो आपने सुना होगा, अ पिक्चर इज मोर देन 1,000 वर्ड्स. इसका मीनिंग क्या है कि एक पिक्चर अगर आपको दी जाए, एक फोटो दी जाए, तो आप उसके ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरी लिख सकते हैं. आप जब स्कूल में थे तो आप लोगों ने ऐसा किया होगा, एक फोटो दी जाती थी, चलो इसको इलेबोरेट करो, इसके ऊपर स्टोरी लिखो. लेकिन अगर मैं आपको पिक्चर के बदले लंबी चौड़ी स्टोरी दे दो और उसका चित्र बनाने के लिए बोलूं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. लंबे चौड़े पैराग्राफ को समझना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन पिक्चर को समझना बहुत आसान होता है. सो अ पिक्चर इज मोर देन 1,000 वर्ड्स. 1000 शब्दों के मुकाबले एक छोटी सी पिक्चर काफी कुछ समझा देती है. तो सिंपल इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर कट होनी चाहिए. इनफैक्ट टू मच इंफॉर्मेशन कैन कोज ओवरलोड. इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, टू मच इंफॉर्मेशन होती है, तो वो ओवरलोड कर देती है. ओवरलोड यानी कि दिमाग भारी कर देती है, जहां से, जिसकी वजह से डिसीजन मेकर ये ध्यान नहीं रख पाता, उसको नहीं पता चलता कि कौन से इंफॉर्मेशन ज्यादा काम की है. वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये इंफॉर्मेशन काम की है या वो इंफॉर्मेशन काम की है, तो कंफ्यूजन में वो अपना काम नहीं कर पाता. सो सिंपल के बारे में दिया हुआ है. नेक्स्ट इज टाइमली. आप सभी से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. जब आप ट्रेन या बस पकड़ने के लिए जाते हैं तो आप समय पर जाते हैं कि समय से पहले जाते हैं? आप समय से पहले जाते हैं. तो समय से पहले का मतलब होता है इन टाइम. लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि आपका लेक्चर 12 बजे का है, तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल 12 बजे लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं. तो उस समय उसको क्या बोला जाता है? इट इज ऑन टाइम, यानी कि परफेक्ट टाइम पर. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, 12 बजे का लेक्चर है ना, 12:05, 12:07, 12:10 सो के आँख खोल के खा पी के आराम से ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो क्या होता है? आफ्टर टाइम. तो वो टाइमली नहीं है. तो क्या होना चाहिए? या तो इन टाइम होनी चाहिए या तो ऑन टाइम होना चाहिए, आफ्टर टाइम नहीं होना चाहिए. सो टाइमली इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड इन टाइम, या फिर कभी कभार ऑन टाइम भी चलता है. भाई जिस समय इंफॉर्मेशन की जरूरत है उस समय उसको डिलीवर कर दिया गया, यानी कि दे दिया गया. इफ इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड आफ्टर द इलैप्स्ड टाइम ऑफ इट्स नीड. इलैप्स्ड यानी कि समय बीत जाना. समय बीतने के बाद यदि इंफॉर्मेशन दी, सो इट माइट नॉट बी यूजफुल. हो सकता है कि वो आपके काम ना लगे. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देते हैं. Knowing the last week's weather condition will not help when trying to decide what coat to wear today. आपको पिछले हफ्ते की वेदर कंडीशन आज डिसाइड करने में काम नहीं लगेगी कि आपको आज कौन सा कोट पहनना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत ठंड है, लेकिन एक हफ्ते पहले ठंड नहीं थी, तो आपको पिछले हफ्ते की इंफॉर्मेशन आज काम लगेगी? आप बताओ. नहीं, आपको आज की वेदर रिपोर्ट काम लगेगी. आज ठंड है तो मुझे आज गर्म कपड़े पहनने चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड एज टाइमली इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको समय पर इंफॉर्मेशन मिली है. नेक्स्ट इज अप टू डेट. अप टू डेट का मतलब होता है
कि जो इंफॉर्मेशन जिस डेट तक की जरूरत है उस डेट तक की इंफॉर्मेशन पूरी मिले। सो टाइमलीनेस और अप टू डेटेडनेस पहले एक जैसे लगते हैं, दे लुक सिमिलर बट दे आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। अप टू डेटेडनेस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी है और अप टू डेट भी है टिल स्पेसिफिक डेट और टाइम। यानी कि जब हम समय और तारीख की यानी कि डेट की बात करते हैं तो उस समय और उस तारीख तक की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देते हैं। अ मैनेजर वांट्स द प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस मंथ बाय द सेकेंड डेट ऑफ एवरी मंथ। एक प्रोडक्शन मैनेजर चाहता है कि हर महीने की 2 तारीख को पिछले महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट की जानकारी मुझे चाहिए। तो MIS क्या करेगा, इस मैनेजर को 2 तारीख को रिपोर्ट तो देगा। तो ये क्या हुआ, टाइमली। बात समझ में आई? हर 2 तारीख को रिपोर्ट उसको मिल रही है तो वो टाइमली हुई। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि रिपोर्ट के अंदर अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो, यानी कि लास्ट डेट तक की इंफॉर्मेशन हो, 30 तारीख तक की इंफॉर्मेशन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 2 जनवरी को रिपोर्ट मिली तो टाइमली, लेकिन 2 जनवरी को रिपोर्ट मिली कब तक की, 25 दिसंबर तक की। समझ में आया? 25 दिसंबर तक की रिपोर्ट मिली तो वो अप टू डेट नहीं कहलाती। अगर 31 दिसंबर तक की इंफॉर्मेशन मिलती तो वो अप टू डेट कहलाती, अदरवाइज वो अप टू डेट नहीं कहलाती। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेट क्लैरिटी। फॉर्मेट यानी कि जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट क्लैरिटी के बारे में देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स शुड हैव क्लियर फॉर्मेट। जब आप उसे देखो तो आपको देखकर ही तुरंत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इट शुड बी सिंपल टू रीड एंड सिंपल टू फिल इन। आप उसे रीड करो तो भी समझ में आए और उसको फिल इन करना यानी कि उसके अंदर की डिटेल्स को भरना भी आसान होना चाहिए। याद करो वो पहला दिन जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो आपको एक फॉर्म दिया गया था। उस फॉर्म को भरने में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। आमा શું લખવાનું છે, કાસ્ટમાં શું આવશે, મારી सब કાસ્ટ શું છે, मोबाइल नंबर કોનું લખવાનું, પપ્પાનું લખવાનું કે મમ્મીનું લખવાનું। तो इन्फॉर्मेशन भरना भी आसान होना चाहिए। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को सही तरीके से इजीली भर सकें। तो उसका फॉर्मेट अगर क्लियर होता है और आपको नॉलेज होती है तो आप सही तरीके से भर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट यानी कि जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर होता है उसकी हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स यानी कि हेडर और फुटर में जो हम डिटेल्स रखते हैं, उसके जो कॉलम्स होते हैं जो हमने रोज बनाए हुए होते हैं उनका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। यानी कि जो भी रीडर है जो उसे रीड कर रहा है उसको देखकर ही वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अ मैनेजर शुड अंडरस्टैंड द रिपोर्ट इन मिनिमम टाइम। कम से कम समय में वो इंफॉर्मेशन मैनेजर को समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट इज नो डुप्लीकेशन। नो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब होता है रिडंडेंसी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज को आपने 2-3 बार रखा है। तो रिपोर्ट के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट चीज को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है या फिर थ्रो कर दिया जाता है। काम की चीज ले ली जाती है और जो रिपीटेटिव चीज होती है उसको फेंक दिया जाता है। सो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे जाकर हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक उनमें से है MIS जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका एक और इंफॉर्मेशन सिस्टम है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। फिर एक और इंफॉर्मेशन सिस्टम है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो टोटल 8 या 10 प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। MIS बहुत प्रकार की रिपोर्ट्स जनरेट करता है। रिपोर्ट यानी कि आउटपुट, जैसे प्रिंटेड कॉपी होती है ना रिपोर्ट, जैसे कि लास्ट मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ, हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था कि लास्ट मंथ में किसी प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ, तो एक प्रकार की रिपोर्ट है। तो जो इंफॉर्मेशन MIS प्रोवाइड कर रहा है, इट शुड नॉट हैव एनी डुप्लीकेशन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डुप्लीकेशन। इट मीन्स इट शुड नॉट बी रिडंडेंट। जिस प्रकार डेटाबेस में आप रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करते, इसी प्रकार रिपोर्ट्स में भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं होती। रिपोर्ट्स विद डुप्लीकेट या फिर ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन। ओवरलैपिंग समझते हो, एक के ऊपर एक जब बार बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं ओवरलैप हुआ। सो जिस रिपोर्ट्स में डुप्लीकेट या फिर ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन होती है उससे उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इफेक्टिवनेस यानी कि उससे उसका काम कम हो जाता है, वो ज्यादा प्रभावित नहीं करती। मैनेजर्स गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज आइदर ऑलरेडी अवेलेबल और इज जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स। मैनेजर्स को जनरली ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत बल्क में मिलती है जो कि उनके पास पहले से ही है, दे ऑलरेडी हैव दिस इंफॉर्मेशन। या फिर वो इंफॉर्मेशन किसी प्रीवियस रिपोर्ट का रिपीटेशन होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन से मैनेजर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो रिपोर्ट के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज वेरीफाइबल।
वेरीफाइबल यानी कि आप वेरीफाई कर सको। अब वेरीफाई किससे करना है, जहां से इंफॉर्मेशन मिली है उस सोर्स से वेरीफाई करो कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही दे रहा है, या जिस व्यक्ति ने या जिस जगह से आपको इंफॉर्मेशन मिली है वो सोर्स सही है इंफॉर्मेशन का। सो वी शुड बी एबल टू वेरीफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन का सोर्स वेरीफाई करना पॉसिबल होना चाहिए। दिस मीन्स दैट यू कैन चेक इट टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। आप चेक कर सको कि क्या ये सही है। परहैप्स हो सकता है, परहैप्स मतलब हो सकता है, बाय चेकिंग मेनी सोर्सेज फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, अलग अलग 10-15 जगह से आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी जब कोई घटना घटती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पर प्लेन क्रैश हो गया, तो सभी टीवी न्यूज चैनल्स वाले उस न्यूज के ऊपर फोकस करते हैं, दे गिव द सेम इंफॉर्मेशन। तो आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में क्या है, डुप्लीकेशन है। सेम चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड गिव न्यू इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइबल, यानी कि जहां से मिली वहां से आप वेरीफाई कर सको। नेक्स्ट इज एक्सेसिबल। एक्सेसिबल यानी कि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, ऑथोराइज्ड यानी कि जिसको परमिशन होती है, उसको वो इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल सके। इसको बोलते हैं कि ये उसके एक्सेस में है, ये उसके परमिशन के भीतर आती है। इंफॉर्मेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल बाय द ऑथोराइज्ड यूजर्स एंड स्पेशल परमिशंस आर सेट फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक ऑथोराइज्ड पर्संस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सबको शायद डेटाबेस के अंदर पता होगा, डेटाबेस के अंदर हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स के ऊपर भी परमिशन दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं तो मैनेजर, जो टॉप लेवल का मैनेजर है, वो सभी 10,000 रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। जो उसके नीचे काम करता है, फॉर एग्जांपल लोअर लेवल सुपरवाइजर, अगर मुझे उसको सभी 10,000 रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन रीड करने की परमिशन नहीं देनी, तो मैं स्पेसिफिक 50 या 100 रिकॉर्ड्स को रीड करने की परमिशन दे सकता हूँ। यानी कि पूरे डेटाबेस के ऊपर तो परमिशन मिलती है, लेकिन उसी के साथ साथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर भी स्पेसिफिक ऑथोराइज्ड यूजर को आप परमिशंस दे सकते हैं। तो ऐसा भी डेटाबेस के अंदर कई बार किया जाता है। इट शुड बी ऑब्टेन्ड इन द राइट फॉर्मेट एंड एट द राइट टाइम टू मीट देयर नीड्स। सही फॉर्मेट में होनी चाहिए और सही समय पर भी मिलनी चाहिए, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। जिस समय उनको जरूरत है उस समय उनकी वो नीड सक्सेसफुल पूरी हो सके। और लास्ट है सिक्योर। देखो, एक्सेसिबल मतलब जो ऑथोराइज्ड है उसे मिले, और सिक्योर यानी कि जो अनऑथोराइज्ड है उसे ना मिले। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इंफॉर्मेशन शुड बी सिक्योर यानी कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथोराइज्ड यूजर्स, या फिर जिसको ऑथेंटिकेशन परमिशन नहीं है वो उसको एक्सेस ना कर सके। एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द हैंड्स ऑफ अनऑथोराइज्ड पर्सन माइट लीड टू अ फ्यूचर डैमेज। अगर आपने कोई काम की इंफॉर्मेशन किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन को दे दी तो वो फ्यूचर में डैमेज कर सकती है। कई बार आप सबने सुना होगा, न्यूज में ऐसा बताते हैं, देश के गद्दार जो होते हैं वो अपनी देश की इंफॉर्मेशन दूसरे देश में यानी कि अनऑथोराइज्ड कंट्रीज में या अनऑथोराइज्ड पर्सन को दे देते हैं। तो ये फिलहाल उस समय तो दिक्कत नहीं करती, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत दिक्कत करती है। ऐसे अनऑथोराइज्ड पर्सन से हमें अपनी इंफॉर्मेशन को बचाना चाहिए, ऐसी गद्दारी कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सीधी सी और बहुत सरल बात है कि इंफॉर्मेशन की वैल्यू दो तरह से मेजर होती है। पहला, टाइम रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। आप जब किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं, उस डिसीजन तक पहुंचने में आपको कितना समय लगता है, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन की वैल्यू होती है। और दूसरा, वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को कितना प्रॉफिट देती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी जब बनाई जाती है तो उसकी नींव पहले यही सोच के रखी जाती है कि उसको प्रॉफिट क्या होगा। सबको प्रॉफिट चाहिए। केवल कुछ एनजीओज जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन अगर देखने जाएं तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का प्रॉफिट तो देखते हैं। उनका प्रॉफिट क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल फंड कलेक्ट करो और ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करो, तो ये भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही कहलाता है। तो पहला है कि उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेने में कितनी हेल्प होती है, और दूसरा, वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो कंपनी में वो इंफॉर्मेशन कितनी प्रॉफिट प्रदान करती है, कितना प्रॉफिट दिलवा सकती है। So the value of information is directly linked to how it helps the decision makers to achieve their organization goals. Organization के अंदर goals को या फिर objectives को achieve करने के लिए decision makers को information कितनी काम में लगती है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी information की क्या value होगी। ठीक है, so it is measured in these two ways जो अभी हमने discuss किया।